तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हमारे चैनल के साथ एक बार जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है आप सभी को जो हमारी ये सीरीज है वो पसंद आ रही होगी गाइस। तो समय बर्बाद ना करते हुए आपको बताइए हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो आज है हमारी क्लास 4th, ठीक है, मतलब लेक्चर 4 है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एयर अराउंड अस। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है और इसमें भी हमारे सारे बहुत सारे जो है एमसीक्यूज प्लस जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आने वाले गाइस। क्या आप हमारी जो सीरीज है उससे जुड़े हुए बता देना कमेंट्स में। चलो कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एयर अराउंड अस, ठीक है। जो हमारे आसपास का, जैसे टॉपिक से समझ ही होंगे आप, ठीक है। हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास क्या हुआ, ठीक है। सो अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में आते साथ जो है एटमॉस्फेयर की बेसिक डेफिनेशन मिल जाती है। क्या? द ब्लैंकेट ऑफ है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट, all the living beings on all the beings all the living beings on this planet depend on the atmosphere for their survival। यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर all the living beings है, ठीक है। all the living beings on this earth depends on atmosphere for their survival। it provides the air we breathe and protect us from the harmful effect on this of this sun rays। सो ऑब्वियसली जो है हमारे धरती पे हर एक बैठा हुआ, धरती पे हर एक जीवित प्राणी जो कि है, वेदर वो ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, एनिमल हो, ठीक है, प्लांट्स हो, एवरीथिंग, ठीक है, जो जिसमें की जान है वो सभी जो है इन्वायरमेंट पे कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर ना ही होगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी। सबसे पहली बात है जो जिसकी वजह से हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं, हवा ले, वो नहीं होगी। सेकंड थिंग जो है इन एटमॉस्फेयर हमको अल्ट्रावायलेट रेज से जो है प्रोटेक्ट करता है ना। व्हाट इज अल्ट्रावायलेट? तो अगर आप पूछेंगे तो सन से जो रेज निकलती हैं वो हमारे डायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो उसी को जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर थी वो हमको बताता है, वो आगे जाकर समझाऊंगा वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर बताया हुआ एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड alive by the heat of sun during the day and get frozen during the night। so it is this most अच्छा। so यहाँ पर बताया हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस है सर्दियों में। अगर आप देखो सर्दियों में अगर लेट कर लो आप ऐसे एक नॉर्मल एक निकर और एक शर्ट, मतलब आप इसको एग्जांपल में ऐसा समझ लो कि मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सर्दी की बाहर कोहरा इतना है कि आपके 100 मीटर 200 मीटर के पास में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पूरा का पूरा इतनी ठंड और कड़ाकेदार ठंड है, मतलब क्या बात बोले, ठीक है। तो उस में ऐसा है कि आप सिर्फ निकर और अंडर टी शर्ट में जो है बाहर चले गए हो, तो सोचो वो हालत सोच सकते हो, मतलब उस वैसी हालत हो जाएगी आपकी। वो ऐसा जब तक इंस्टेड ऑफ अगर उसकी कंपेरिजन में आप जब कपड़े छपड़े अच्छे लगा के जाते हो, सर्दियों में हम 4-5 स्वेटर लगाते हैं, राइट, उसके ऊपर एक शॉल भी लगा बैठते हैं, कंबल पेट के बाहर जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो बाहर की ठंड है वो आपको नहीं लगेगी, प्लस आपके अंदर की जो गर्मी वो भी बनी रहेगी। सो वही बता रहा है। सो अर्थ में हमारे लिए जो एटमॉस्फेयर में हमारे लिए जो अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि सूरज की जो है लाइट है, डायरेक्टली लाइट है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारी बॉडी को मतलब खत्म ही कर दे अगर ओजोन लेयर ना हो, अल्ट्रावायलेट इतनी ज़्यादा खतरनाक है। और सर्दियों में रात के समय हमारा जो शरीर है जकड़ जाए, पानी बन जाएगा अगर ये नहीं होगा तो। क्योंकि जो हमारे सूर्य से जो लाइटें आती है, ठीक है, अर्थ पे, तो वो वापस नहीं जा पाती, एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, तो उसकी वजह से जो हमारे अर्थ में गर्मी बनी रहती है। तो ये थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल था, ठीक है। नाउ अगर हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, नो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, किस तरह से बनता है एटमॉस्फेयर, तो हमने पढ़ लिया ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। नाउ इज द गैसेस एंड व्हिच मेड अप ऑफ द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। अच्छा, सो कंपोजिशन किस तरह से बनता, किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। द एयर विच यू इनहेल इज नॉट अ सिंगल गैस, ठीक है। जब हम बात करते हैं सांस ले रहे हैं हम, ठीक है, हम बोलते हैं एयर, ठीक है, एयर, ठीक है, हम बोलते हैं हम सांस ले रहे हैं, क्या, एयर। सो एयर जो है अकेली एक गैस नहीं है जिसको आप ऑक्सीजन बोलते हो, वो अकेले नहीं है, ठीक है। इट इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बड़ी ज्यादा गैसेस की मिक्सचर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एयर, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ गैसेस कंटेन इन द एयर चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, सो कहाँ हर जगह पर हर, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो। लाइक अगर आप
हिली एरिया पे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी उस गैस एयर की जो प्रोपोर्शन है वो अलग होगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अगर आप दिल्ली में हो, जैसे प्लेन इलाके में, सिटी में होंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक बीच पे होंगे, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोपोर्शन होगी गैस की, सॉरी एयर की, गैसेज की एयर में, ठीक है। सो अगर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, अगर हम बात करें एयर की, तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं एयर में। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये तीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछेंगे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ निकली यहाँ से। अच्छा, एयर आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ पार्टिकल मैटर एंड वाटर वेपर्स इन इट, ठीक है, ऑब्वियसली तो ये बात नॉर्मल है। अच्छा, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर। सो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम बच्चे इसमें ऑक्सीजन लगाते हैं, बट ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर, ठीक है। इट ऑक्युपाइज 78% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। हमारा अगर जो टोटल एयर है, जैसे अगर हम बात करें तो अगर 100% है ना उसका, तो उसका जो 78% है वो सिर्फ नाइट्रोजन ही है, ओके। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale, ठीक है। सो बेसिकली जब सांस लेंगे तो मेन कंपोनेंट जो नाइट्रोजन है, तो ओबियसली नाइट्रोजन हमारे अंदर जाएगी ना। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। बट जो प्लांट्स हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन ही चाहिए होती है, ठीक है। देखिए, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द डायरेक्टली। सो जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से ले लेते हैं, ठीक है। अब वो पूरी की पूरी एयर तो नहीं लेते हैं, बट उन एयर से जो है नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, जो नाइट्रोजन का हिस्सा होगा, ठीक है, जो बना होगा उसमें। बट अच्छा, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल्स एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इन इट्स फॉर्म दैट नॉट कैन यूज। अच्छा, सो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि हम मिट्टी में देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो जो है नाइट्रोजन ले लेता है और उसको प्लांट्स को देता है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके, चेंज करके, ठीक है। अब आती है ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटफुल गैस इन द एयर। इट मेक्स अप 21%। सो 78% जो हमारा नाइट्रोजन है और 21% जो है हमारा ऑक्सीजन है। समझे, ये रेशो याद रखना बस। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, ठीक है। सो हमको बात करते हैं कि ह्यूमन, हम किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन पे डिपेंड है, ठीक है। तो प्लांट किस पे? नाइट्रोजन पे। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जैसे क्या, जब सन से रेज आती हैं और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस मतलब सन की रेज की हेल्प की वजह से, क्लोरोफिल की हेल्प की वजह से जब खाना बनाते हैं अपने लिए, ठीक है, उस समय जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी, क्यों, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स। सो दैट इज वाई ह्यूमन बोलते हैं ना कि प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट्स जो है उनकी वजह से है जो ऑक्सीजन बन रही है। सो दैट इज वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then its balance gets disturbed and plant and new trees before we cut down. अच्छा, so अगर देखो जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो फिर मुझे इतना बताओ कि हमारे लिए जो हम सांस ले रहे हैं, जो मेन हमारा जो मेन रीजन ही हमारे जिंदा रहने का सांस लेने का, तो वो कौन बनाएगा जब ट्रीज ही नहीं बचेंगे? तो समझेगा। इसीलिए जो है ट्रीज की इंपॉर्टेंस बहुत है। सरकार जो है इसके खिलाफ, इसके लिए जो है समय दर समय आपको स्कीम चला रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, तो क्या बोलें आप। देयरफॉर वी शुड, ओके, एक मिनट यहाँ पर एडिटिंग के टाइम पे एडिटर महाराज से एक मिस्टेक होता है, देयरफॉर वी शुड, ये नहीं है, ठीक है। मैं काट लूँ, नहीं तो फिर आपको जो है मिस्टेक हो जाएगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एरोगॉन, आर्गन, सॉरी, argon, helium and methane और some of other gases found in that air in small volume। so अभी हमने पढ़ा जो एयर है, ठीक है, एयर की हम बात करते हैं हवा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक या दो गैसेस नहीं है जो मोस्ट अबंडेंट है। सबसे पहले कौन आई? हमारी आई, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले आई हमारी नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन आई है हमारे 21%, ठीक है। उसके अलावा हमारी और भी गैसेज आती हैं, ठीक है। वो आ गई आपकी जैसे आर्गन, ठीक है। उसके बाद आपकी एक मिनट, फिर वापस क्या खपकाना हो गया इसको, चलो कोई बात नहीं। आर्गन, हीलियम, ठीक है, मीथेन, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सो ये वाली गैसेस भी आती हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ओनली 0.03%। बट अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है एयर में? वो है 0.03% गाइज, ओके, ये याद रखना है। is the that important component of air। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। सो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जैसे ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन है ज़रूरी, तो वैसे ही प्लांट्स के लिए है
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं तो O2 लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। सो CO2 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? O2। और ह्यूमन बींग O2 कौन लेता है? ह्यूमन बींग। अच्छा, ये इस डायग्राम को आप ऐसे ही बना सकते हो जो कि आपके लिए आगे जाके मतलब ज़्यादा काफ़ी फायदेमंद होगा, आपके ज़्यादा एक अच्छी मिसाल है, स्कूल टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो उसको। देखो, अगर बात कर ले सबसे पहले जाते कहते हैं O2 की, एक CO2 की, ठीक है, CO2 लेट खोलो, यहाँ पर आ गया आपको O2। तो CO2 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स के लिए। और जब प्लांट्स एक्सहेल क्या करते हैं? प्लांट एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। प्लांट क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, O2 ले लो। और O2 कौन लेता है? O2 इनहेल कौन करता है? अंदर कौन लेता है? ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स क्या छोड़ते हैं? CO2। और CO2 कौन लेता है? प्लांट्स छोड़ते हैं O2। तो ये देखो, ये साइकिल है। और अगर इस प्राकृतिक के साइकिल में गाइस थोड़ी भी रुकावट, थोड़ी भी चेंज आ जाती है तो उसकी वजह से हमारा प्रकृति में इम्बैलेंस आ जाता है, समझे? इम्बैलेंस आता है, इसीलिए प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। आई होप समझ गए होंगे। और प्लीज़ अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आसपास के लोगों को खुद भी अवेयर होंगे इस बात से, ओके। However, this balance is upset by burning of fuel such as coal and oil, ठीक है। सो ये जो हमारा बैलेंस है, इम्बैलेंस होता रहता है, क्योंकि जितनी हमारी प्रकृति में, जितना हमारा नेचर में जो पोल्यूशन बढ़ता रहेगा उससे ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, is increase the volume of carbon dioxide. अच्छा, तो धरती में देखो जैसा बनाया वो वैसा ही रहने दो, जो प्रकृति ने जैसा बनाया उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। बट अगर जब हम इतना पोल्यूशन करते रहेंगे, इतना वो करते रहेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, कितनी मात्रा है? 0.03%, तो जिसकी इतनी ही जरूरत है। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पोल्यूशन की वजह से बिलियन ऑफ टन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाएगी, और उतने प्लांट नहीं है तो कहाँ से रहेंगे? सो उसकी वजह से जो हमारा नेचर जो बैलेंस है, ठीक है, लट कर हम हमारी टकली, तो ऐसे जो है ये बैलेंस है, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो जो अर्थ है वो आज के जो हमारा यूथ है उसी के हाथ में है। सो प्लीज़ जल्द से जल्द जागिए और इसके बारे में सोचिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इनक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ। उसकी वजह से जो हमारा अर्थ का जो वेदर है और क्लाइमेट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नो, डू यू नो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपनी हमारे नॉलेज के लिए होता है। एनसीईआरटी में डू यू नो वाला पोर्शन में बहुत सही लगता है उसको, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 में लिख सकते हैं, इसका केमिकल नेम, ठीक है, फॉर्मूला आप उसको ना, ओके। Carbon dioxide releases in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiant from the earth, ठीक है। ये ग्रीन हाउस का कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इसके, बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में कन्फ्यूजन होती है, तो ये क्रिएट कर लेते हैं, आज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। It is therefore called greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in, ठीक है। However, when its level is in the atmosphere increase due to factory smoke or car fumes, heat retained increase the temperature of earth. This is called global warming, ठीक है। This rise in the temperature causes the snow in the coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing there may be drastic change in the climate. अच्छा, सॉरी, बहुत लंबा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको नॉर्मल में समझाता हूँ। यहाँ पर आपको दो से तीन कंसेप्ट देखने को मिले। सबसे पहले आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद आया ग्रीन हाउस गैस, एंड उसके बाद आपका यह ग्लोबल वार्मिंग। बहुत अच्छा, तीनों को मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ अभी, ओके। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी अर्थ के उसमें मरेगी, ठीक है, जो लटकोले हमारा अर्थ, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बताई हुई है? 0.03, ठीक है। लेकिन जब ये बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। प्रकृति की तो वैसे ही है ना, जिसकी जितनी नीड है। अब ह्यूमन बींग्स जितने बढ़ते जाएंगे, जैसे लटकोले पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन जो कंटिन्यूसली जो है बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो अभी इतनी है 0.03, तो जो बढ़ती जाएगी ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन अभी इतने हैं, अभी लट करो इतने लोग हैं दुनिया में, इतने हो जाएंगे, तो 0.03 से इसकी जो है जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। लट करो उसको 1% होगी, 1% तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है।
0.2% इतने भी ज़्यादा हो गई, ठीक है, 0.0 से इतना की। तो अगर हम बताओ और ह्यूमंस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो प्लांट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएंगे। प्लांट्स पहले लेट को लो, ये इतने प्लांट्स थे, इतना बड़ा जंगल था, ठीक है, अब वो इतना सा सीमित रह गया हुआ है, ठीक है, इतने से प्लांट्स रह गए हैं। अब पर्टिकुलर, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया, अब इतना वाला जंगल रह गया। इतने वाले जंगल में कितना ही प्लांट्स जो क्या ही प्रोड्यूस करेंगे, कितना ही O2 प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि O2 तो बहुत जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। तो इतना से प्लांट्स कितना ही O2 यूज कर लेंगे। और जो अब CO2 है, जो CO2 है वो किसको चाहिए, और प्लांट्स को चाहिए। और प्लांट्स जो है इतना CO2 कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी क्वांटिटी नहीं बची ना। वो ऐसे बोला 1 किलो खाना है और 30 किलो, सॉरी लेट्स गो, हाँ 30 किलो आपका घर में खाना बना हुआ एक ही टाइम पे, ठीक है, उसमें चाहे दाल चावल सब कुछ बहुत सारा पतीला भर भर के बनाए, और खाने के लिए सिर्फ 3 बंदे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाइल एज आपके किसी और के घर में या अमीरों वाली बात होगी, बोलते हैं कि अमीरों के घर में इतना क्योंकि वो उनके पास उतना होता है, ठीक है, तो इतना, लेकिन वो उतना खा नहीं पाते। और उसके कमर जब गरीब है, लटको लोग कोई घर में 40 बंदे हैं और घर में खाना सिर्फ 1 kg बना हुआ है, तो किस तरह से पूरा होगा, नहीं पूरा होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा गाइस, समझ रहे हो। और उसी की वजह से जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जब ग्रीन जो CO2 जो है बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है और O2 डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि CO2 किसकी वजह से बढ़ेगी, पॉपुलेशन की वजह से बढ़ेगी, और O2 जो है किसकी वजह से खत्म होगी, प्लांट्स की वजह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स रहेंगे ही नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली राइज हो जाएगा। सो ग्रेजुअली जब राइज हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम अब बात करें तो बड़ी ज़्यादा जगहों पे सब्जी वगैरह उगाने के लिए आपको देखा होगा कि ऐसे करके एक शेड बनाया होता है, हरे कलर का शेड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बाहर से सन की जो एनर्जी आती है, जो सन की रेज आती हैं उसमें ट्रैप हो जाती हैं, और जब बाहर नहीं निकल पाती शील्ड की वजह से अंदर रह जाती है, ताकि उनको सर्दियों के समय पे उन सब्जियों को जो है गर्माइश मिलती रहे। तो इसी तरह से अर्थ के बारे में बताया हुआ है। जब यहाँ से सन से रेज आती हैं, ठीक है, अर्थ के एरिया में जब सन से रेज आती हैं, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इसी जगह पे जो है एटमॉस्फेयर हमारा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी गैसेज है। तो अब जो ये रेज हैं गाइस, ये अंदर आ चुकी हैं, बट यहाँ से जब ये बाहर होकर रिफ्लेक्ट करती हैं तो हमारा अर्थ में एटमॉस्फेयर ऐसी गैसेज हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे वाटर वेपर्स हैं, वो इस एयर को ट्रैप कर लेती है, पूरी 100% जो है रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। तो उसकी वजह से अब ये एयर क्या होगी, यहाँ पर घूमती रहेगी, इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स, इन्हीं वाटर वेपर्स इसी वाले एरिया में रह जाएंगी। उसकी वजह से जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो गर्म रहेगा, समझे। तो उससे जो है अब नॉर्मल है, जितना गर्मी है उतना तो चाहिए ही चाहिए, बट अगर गर्मी के समय में आप रजाई रख लो, गर्मी के समय पे जब आप चादर रखते हो, ठीक है, जब अगर गर्मी के समय में आप रजाई रख लो तो कैसा लगेगा आपको अंदर, मतलब दम घुटने लगेगा, ठीक है, तो आप क्या रजाई को फेंक देते हो, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी हो जाती है। तो जब दिस एनुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो हमने 3 कंसेप्ट समझ लिए, देखो, ठीक है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, जब सन से रेज आ जाती हैं और ट्रैप हो जाती हैं और हमारे अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसको हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो समझ रहे हो, मतलब गैस ट्रैप होगी, जो गर्माइश होती है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और जब हमारे अर्थ का पर्टिकुलरली जो अर्थ का, ठीक है, अब वो गैसेज कंटिन्यूसली जो है अर्थ को ही प्रेशर करेंगे ना, कहाँ पर प्रेशर करेंगे, अर्थ को ही प्रेशर। आपने देखोगे गर्मियों में जब जमीन पे बैठोगे तो जमीन कितनी गर्म होगी। तो द एनुअल इंक्रीज, द एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इतना मुश्किल से मैंने आपको सारे के जोर लगा दिया, आपका आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि क्या होता है ग्रीन हाउस और क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एक मिनट, समझ गए होंगे आप। अब क्या हुआ, देखो, जब इतनी ज़्यादा गर्माइश बढ़ गई सो उससे क्या होगा, जो हिली वाले एरिया होंगे, हिल वाले होंगे, पहाड़ी वाले इलाके होंगे, तो वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी होगी, अब इतनी गर्माइश बर्फ़ की वजह से क्या होगा, बर्फ़ की वजह से सॉरी इतनी गर्माइश की वजह से जो बर्फ़ है सारी पिघल जाएगी, पिघलने की वजह से जो है वो नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, सॉइल इरोजन होगा, प्लस जो है देखो लेट कर लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गोवा है, तो जब इतने सारे नदियाँ आ रही हैं अरेबियन सी में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पानी का लेवल तो राइज हो जाएगा ना, पानी बढ़ जाएगा नदियों में, और समुद्र में जो पानी का राइज हो जाएगा, जो और पानी के जो आसपास जो नदी जो शहर होंगे, ठीक है, जो नदी के पास कोई शहर वगैरह होंगे वो डूब जाएंगे, समझेगा। इसकी वजह से ये भी इफेक्ट पड़ता है, कोस्टल एरियाज काजिंग राइज इन द फ्लड। ओके, आई नो, अब आप समझ गए होंगे। अरे एनिमल्स प्लांट्स को भी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इनको इफेक्ट है। वाटर पेपर इज अनदर कंपोनेंट इन विच एयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन क्लाइमेटिक चेंज। मैंने आपको वाटर पेपर का बताया, हम जाके आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और डू यू नो का पार्ट, ठीक है। व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड्स बिकम लाइटर एंड गोज अप, ठीक है, जब एयर जब गर्म हो जाती है तो वो फैल जाती है, और वो हमेशा क्योंकि अब गर्म हो गई है, ठीक है, तो गर्म हो गई तो ऊपर की तरफ उड़ती है, ठीक है, एयर हमारी हवा।
जब कोल्ड डेंसर एंड हैवी, जो जब एयर ठंडी होती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंस हो जाती है और नीचे की तरह आ जाती है। हैवी जब गर्म जब हैवी हो जाएगी तो उसमें जो और पार्टिकल्स हैं जो हमारे उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं जो उसमें मिल जाएंगी तो हैवी हो जाएगी। और हैवी चीज़ जो हमेशा ऊपर से नीचे आती है। और जब हीट होती है, जब हमारी एयर जब एयर जो है वो हीट होती है, गर्म होती है, तो लाइट हो जाती है, और लाइट की वजह से जो लाइट चीज़ है ऊपर की तरफ जाती है, समझे? अच्छा, when hot air rises, cold air from surrounding area rushes and this fill the gap of vacuum. This is how air circulate. अच्छा, तो जब देखो गर्म हवा जब ऊपर की तरफ उठती है लाइट से, और यहाँ से फिर ठंडी हवाएं नीचे जाती हैं हैवी उनके एरिया को करने के लिए। तो जिस तरह से अब आप बोलोगे एक जगह से कोई गर्म जगह है तो यहाँ से जो हवाएं उठ रही हैं गर्म, तो नीचे कुछ रहेगा नहीं, नीचे का खाली जगह नहीं, जो दूसरी जगह से जो ठंडी हवाएं हैं वो उनकी जगह ले लेंगी आके, ठीक है, क्योंकि एयर लाइट हवाएं ऊपर जाती हैं और हैवी हवा डेंसर नीचे जाती हैं। ओके ओके, नाउ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर, जो इसकी बड़ी ज़्यादा इसने गम चेक रखा हुआ है। ओके, तो जिस तरह से कि व्हीकल्स है, फैक्ट्री होने, किस तरह से हमारा पॉपुलेशन, हमारा इन्वायरमेंट, ये देखो हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को। एवरी ईयर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर विच आर नॉट नेचुरल कंपोनेंट्स, ठीक है। सो हमारे हर साल जो है हमारे इन्वायरमेंट में लाखों करोड़ों के हिसाब से ऐसे डस्ट पार्टिकल्स, ऐसे मैटर जो हैं आ रहे हैं जो कि नेचुरल नहीं है, वो कि जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमारे, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो फिर भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, सॉलिड्स एंड गैसेस। तो दो काइंड के दो एयर पोल्यूशन के दो जो मेन टाइप हो सकते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दो सब्सटेंसेस, वो है एक सॉलिड और एक गैसेस में, ठीक है। डस्ट एंड बैक्टीरिया और सॉलिड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। डस्ट जैसा करो मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह हो गई, ठीक है, तो बैक्टीरिया, तो ये है, ये सॉलिड पोल्यूटेंट्स हैं। वाइल एज वोल्केनो आर ऑफन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डस्ट पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल्स इंडस्ट्रियल। अच्छा, जब आप देख रहे हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर मिट्टी, आपने देखा होगा ईंटों की भट्टी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे ईंटों की भट्टियाँ लगी होती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इमिट हो रहा होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, फैक्ट्रियों में जो पोल्यूशन इमिट होता है, गैसेज में स्मोक होती है, धुआं होता है, तो वो होता है गैसियस फॉर्म में। तो दो कौन से हो गए, तो दो तरीके कौन कौन से हो गए, एक होते हैं सॉलिड, ठीक है, और सॉलिड में आ गया आपका बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, सो आपका गैसेस में हो गया स्मोक। अच्छा, तो ये किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमन की वजह से हो रही है। ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस की एक्टिविटी, जैसे आपकी इंडस्ट्री वगैरह लगाना, व्हीकल्स की वजह से, गाड़ियाँ इतनी आए कि इतने ज़माने में हो गए थे, तो गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं फैलता है, ठीक है। फैक्ट्रियाँ लगाना, ठीक है, कोल समझ रहे, कोयला वगैरह, कोयल फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा वो करना, पेट्रोल करना, ठीक है, पेड़ काट रहा है, उसकी वजह से भी और पोल्यूशन बढ़ रहा है उसमें, समझ। तो ये सारे रीज़न है कहीं ना कहीं जो है हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं गाइस। तो इसको हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। ओके, कोई बात। अच्छा, अब स्ट्रक्चर लेते हैं, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे आपको यहाँ से समझ लेना। अब ऐसा बन गया तो आपका आगे जाके फ्यूचर में ज़्यादा हेल्प होगी, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड टू 4 लेयर्स, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और टेम्परेचर के हिसाब से एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो अगर हमलेट का लो ये अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर को जो है इतने इस एटमॉस्फेयर और अर्थ को जो है वो किस में 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 लेयर्स में, ठीक है, 4 लेयर्स। और आपको पता है जैसे और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है वहाँ पर लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि उन प्लैनेट्स में उन प्लैनेट्स का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है गाइस, ठीक है। दैट इज़ वाई एटमॉस्फेयर की वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है यहाँ पर अर्थ में। सो दैट इज़ वाई अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर हमारी अर्थ की जो सबसे फर्स्ट लेयर आती है, देखते हैं क्या है। क्लोजेस्ट टू अर्थ इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सो सबसे डेंस और सबसे क्लोजेस्ट लेयर है लेयर हमारी, अगर लेट कर लो, ये आ गया आपका अर्थ, और अर्थ की सबसे क्लोज लेयर है, ठीक है, इतनी ये लेयर। सो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सो सबसे क्लोजेस्ट अर्थ के लिए, ठीक है, जो सबसे पहले आएगी तो सबसे क्लोजेस्ट भी होगी, ठीक है। ट्रोपो मीन्स एवर चेंजिंग, ठीक है, जो मतलब चेंज होती रहती है, ठीक है। दिस लेयर इज इन विच वी लिव। सो ये ऐसी लेयर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर ही है, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फेनोमेना कैन विजिट इन दिस स्फीयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। दिस स्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम अप टू 13 किलोमीटर ऑन एवरेज, बट इट्स हायर इक्वेटर ऑन नियर टू पोल्स। अच्छा, हाई ओवर द इक्वेटर देन नियर टू पोल। अच्छा, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताया हुआ है। अच्छा, इसकी जो डायग्राम है मैं आपको आगे दिखाता हूँ, चलो एक मिनट दिखाई देता हूँ डायग्राम आपको मैं।
ये देखो, सो हमारी ये देखो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर नीचे। और अर्थ का यहाँ से लेकर ये देखो 13 किलोमीटर अप टू द ट्रोपोस्फेयर है, और इसमें जो है मेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वेदर फिनोमेना एंड ऑल दैट, ठीक है, जो हमारी ये सारी एक्टिविटी इसी के अंदर होती हैं, क्योंकि एवर चेंजिंग है, सबसे पहली बात है, ठीक है, क्लोजेस्ट टू अर्थ है, और जो सारी चीज़ जो एक्टिविटीज़ हमारी इसी के अंदर होती हैं, वेदर फिनोमेना भी इसी के अंदर होते हैं, समझे। देखो यहाँ पर हेलीकॉप्टर, हमारे एयरप्लेन जो पैराशूट वगैरह चल रहे हैं वो इसी में चल रहे हैं। सो ये है होती है ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे क्लोजेस्ट है। अच्छा, तो अगर हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है वो हमारा जो है गोल है, ठीक है। अब ऐसा तो फ्लैट नहीं है, फ्लैट होता तो 13 किलोमीटर ही होती है अप टू, बट अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये अगर हम लेट कर लो ये अर्थ है, और अर्थ का ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर है 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर। और यहाँ पर नॉर्थ पोल में कम होता है ये, ठीक है, नॉर्थ पोल में कम होता है ये, तो ये ऐसा बनता है। नॉर्थ पोल में आई गेस इसका 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक की रेंज होती है, और इसमें 13 से 18 की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर पर आते हैं, ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। कोल्ड एंड क्लीन लेयर विच एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड डस्ट। सो यहाँ पर जो है डस्ट वगैरह भी नहीं होगी आपके, और क्लाउड्स नहीं होते इस लेयर में आपके, जो है बादलों से ऊपर वाली लेयर है ये, ठीक है, तो बादलों से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोथर्मल जोन, आइसोथर्मल जोन याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग प्लेन्स, इट ऑल्सो कंटेन्स लेयर फॉर अच्छा, अगर आपने फिल्मों में देखोगे तो जो अर्थ जो हवाई जहाज वगैरह हैं वो आसमान के ऊपर, हम बादलों के ऊपर से उड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि बादलों, अब बादल नहीं होंगे तो बेसिस उसको जो आगे जो एरिया दिखेगा वो साफ क्लीन दिखेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई, यही रीजन है जो एरोप्लेन का जो है वो बादलों के ऊपर से उड़ता है। क्यों? क्योंकि बादल नहीं होंगे तो उसको जो है अच्छी आगे जो है रेंज मिलेगी, विजन मिलेगा। सो इसके ऊपर से इसलिए उड़ते हैं वो। दिस इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन, इट इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर इज द मोस्ट, वाई मोस्ट मॉडर्न, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर आती है। और ओजोन लेयर क्या करती है, मैंने आपको बताया, ओजोन लेयर जो है हमको सन की रेज से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट से। अगर सन की जो रेज है वो डायरेक्टली हमको पड़ जाएगी तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा यार, स्किन कैंसर हो जाएगा। और आज के टाइम हम देखते हैं ना, बोलते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ दाने निकल जाते हैं मुँह पे, तो बोलते हैं सन स्पॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ठीक है, बट बोलते हैं एलर्जी हो रही है। बट वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ओजोन लेयर लगातार गाइस डिप्लीट होती जा रही है। और ओजोन लेयर का डिप्लीशन का मेन काजेस क्या है, सबसे मैं बताता हूँ, CFC, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेन रीजन की जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर हमारी जो है कंटिन्यूसली डिप्लीट होती जा रही है। और अगर ये डिप्लीट होगी तो फिर आपको ये सोच लेना अपना अपना। अच्छा, सो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और स्ट्रेटोस्फीयर इससे इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस ओजोन कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एक्ट्स एज फिल्टर टू ऑयल वाटर रेट, ठीक है। जैसे हम पानी में, अगर घर में आरओ लगा होता है तो पानी छन के आता है फिल्टर होके, तो वैसे ही ओजोन लेयर जो है वो छान के भेजती है सूरज की किरणें जो कि हम तक पहुंचती हैं, ठीक है। इट वुड बी डेंजरस फॉर अस, नहीं, जो कि अगर बिना छानी आएंगे तो वो डेंजरस होंगे हमारे लिए। द ओजोन विच डेमोक्रेट ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। नाउ अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोपॉज क्या होता है, आप लेट कर लो, ये हमारा अर्थ आ गया, ये आ गई आपकी ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, और ये आ गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ये आ गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पर आपका ट्रोपोस्फीयर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ये वाले पे, ठीक है, और यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर ये वाला खत्म हो रहा है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रहा है। तो ये देखो, अब जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रहा है और जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है, ठीक है, उन दोनों की बाउंड्री आप जो बोल सकते हो उसको, उस दोनों की बाउंड्री को बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। उसी तरह से आगे जब स्ट्रेटोस्फीयर वो आएगा, थर्मोस्फीयर आ जाएगा, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, जो जो जिसकी बाउंड्री होगी उसके नाम पे वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मेसोस्फीयर, ठीक है, वही मैं बता था। आप जहाँ पर देखो, अगर लेट कर लो ये ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रहा है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर अगर लेट करो खत्म हो गया, आपका यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर जो है खत्म हो गया, और यहाँ से मेसोस्फीयर शुरू हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रहा है, मेसोस्फीयर शुरू हो रहा है, इसको बोलेंगे मेसोपॉज, सॉरी स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर की एरिया खत्म हो रहा है, जहाँ पर जिसकी बाउंड्री खत्म होगी उसका नाम आएगा, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे। अच्छा, तो पढ़ते हैं, तो पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ लिया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो 3 पॉइंट्स याद रखना। अच्छा, इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मेसोस्फीयर की बात करें तो थर्ड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर है, ठीक है, अर्थ से, अर्थ इतना होगा तो अर्थ के ऊपर अगर 80 किलोमीटर पर जाएंगे तो तब हमारा मेसोस्फीयर स्टार्ट होगा, ठीक है। मीटरोइड्स पर इन दिस लेयर एंड एंटरिंग फ्रॉम द सरफेस। अगर हमने बात करें, हम बोलते हैं ना तारा टूटा, तारा, अगर बचपन में अगर आप छत पे सोए हो तो याद है आपको, तो वहाँ पर हमको तारे टूटते हुए दिखते थे लेटे में, तो एक ऐसा स्टार जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं होता
तक मीटियोर्स होते हैं, हम जाके अब जब पढ़ेंगे जब कॉस्मोलॉजी, तो वहाँ पर हमको कॉस्मो एस्ट्रोनॉमी सॉरी, सो वहाँ पर पढ़ेंगे मीटियोर्स जो जलते हैं, जो हमारे अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, बट एयर की फ्रिक्शन से जो है मिसोस्फीयर में ही वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मीटियोर्स कौन से क्वेश्चन आ सकता है, मीटियोर कौन से लेयर में जलते हैं, तो मीटियोर वो आ गया आपका मिसोस्फीयर में, ठीक है। अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, बट बहुत सालों पहले कई जमाने पर इतने बड़े बड़े मीटियोर्स आए थे हमारे अर्थ पे, इतने बड़े बड़े आए थे, तभी बोलते हैं डायनासोर खत्म हो गए थे, इतने बड़े बड़े थे वो, सोच सकते हो कि उसको मिसोस्फीयर में नहीं खत्म कर पाए। तो देखो ये स्ट्रेटोस्फीयर हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर पढ़ा, ये देखो स्ट्रेटोस्फीयर अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है एरोप्लेन वाली एक्टिविटी यहाँ पर होती है क्योंकि क्लाउड से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद मिसोस्फीयर देखो यहाँ पर जो मीटियोर्स जो है यहाँ पर जल गए हैं। अब थर्मोस्फीयर पढ़ेंगे और एक्सोस्फीयर पढ़ेंगे, ओके। Now, the fourth layer is called the thermosphere. ठीक है, in this layer temperature rises rapidly due to increase in height. Ionosphere is a part of this layer. ठीक है, so ionosphere कुछ लोग गाइस अलग जो है गिन लेते हैं, तो ionosphere अलग नहीं है, वो थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। It extends between 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ठीक है। तो मेसोस्फीयर जो है 80 किलोमीटर तक थी, तो अब 80 किलोमीटर के बाद जो है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो थर्मोस्फीयर जो है कवर करती है, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। आयनोस्फीयर इज द लेयर विच वेयर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज इन द पार्टिकल विच इज नोन एज आयन। सो ये बोलता है जो हमारे रेडियो बोलते हैं सैटेलाइट की, जैसे रेडियो टेलीकम्युनिकेशन है, फ़ोन के जब हम करते हैं यहाँ से जो रेज आती हैं ऊपर जो आयनोस्फीयर तक जाती हैं, वहाँ आयंस के साथ कनेक्ट होकर जो है पार्टिकुलर जाकर दूसरी जगह पे हमारी जो बात टेलीकम्युनिकेशन होती है, ठीक है, वर्ड केयर में रेडियो में जैसे हम रेडियो सुनते हैं। सो कैसे होता है, ऐसा नहीं है रेडियो से आवाज़ डायरेक्ट निकल के वहाँ पर जा रही है, सो पहले वो आयन से कनेक्ट करती है, फिर जाके लोगों तक पहुँचती है। सो ये आयनोस्फीयर वही है, ठीक है। द आयनोस्फीयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कम्युनिकेशन, दैट इज रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, ठीक है। सो इस तरह से जो वेव होती हैं वो आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एक्सोस्फीयर। द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर, जो लास्ट है, ठीक है, एक्सोस्फीयर। दिस लेयर इज वेरी थिन, दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, ठीक है, बहुत थिन लेयर है। यहाँ पर लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। सो यहाँ पर थोड़ा सा बताएगा, इसके बारे में नहीं बताया, बेसिक्स बताया हुआ। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ डू यू नो दैट एयर अबव अस प्रेशर विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारे जैसे अभी हम खड़े हैं तो आपको लगता है हमारे ऊपर कुछ नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो हमारे ऊपर जो कंसिस्टेंटली जो है एयर प्रेशर जारी है, हमको नीचे दबा रही है, तभी आप जब पता कुछ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आता पहुंचे, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है एयर का, जो हमको दिखती नहीं है, ठीक है। हाउएवर वी डिडंट इवन फील इट, तो हमको फील भी नहीं होगा, क्यों, बिकॉज एयर प्रेशर इन अवर बॉडी एक्सटेंड काउंटर प्रेशर, ठीक है, क्योंकि हमको जो एयर है हर एक प्रेशर से ड्राइव कर रही है, ऊपर से भी कर रही है, लेफ्ट से भी, राइट से भी, नीचे से भी करिए, सो जिसकी वजह से जो हमको फील नहीं होता ये वाला प्रेशर, समझा। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। As we go up of the layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is the highest at the sea level and decreases with the height. जब आपके अगर आप बात करो तो आप बोलते हो कि जब आप कहीं हिल स्टेशन वगैरह जा रहे हो, खासकर पहाड़ी लोग नहीं, ये शहरी लोग जैसे बोलते हैं, तो अगर आप माउंट एवरेस्ट पे ले जा रहे हो तो आपको पता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि एयर प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है गाइस, ठीक है। सॉरी, एयर प्रेशर जो है हाँ कम हो जाता है हाइट के साथ, जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाओगे तो एयर प्रेशर एयर जो है कम होती जाएगी, इसलिए वहाँ पर सांस लेने की कमी होती है, दैट इज वाई एयर प्रेशर, ठीक है। विंड, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर इज कॉल्ड द विंड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्या, जब जो एयर होती है जब वो वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो उठ जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ लाइट एयर हो जाएगी, और जब हैवी हो जाएगी तो वो क्या नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, डाउन हो जाएगी। सो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर, सो हायर प्रेशर आ गया आपको ऊपर, ठीक है, टू लोअर प्रेशर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। You can see the wind work at it blows dry leaves and down the permanent or एक मिनट, चल ठीक है, down the pavements or uprooted trees during the storm. Sometimes when the air blows gentle, you can see even it blows away smoke and fine dust. At the time wind can be strong that it is difficult to walk against it. The wind can broadly divided into three types. अच्छा, so wind के बारे में बताया, हवा, देखो एयर अलग चीज़ है और विंड अलग चीज़ है।
ठीक है। एयर जो है एयर हर जगह होती है, एयर हर जगह प्रेजेंट है, एयर में मूवमेंट नहीं होती है, बट विंड जो है कंसिस्टेंटली जब फास्ट स्पीड में आ जाए तो उसको बोलते हैं विंड। ठीक है, विंड जब मूवमेंट होती है एयर में तो उसको बोलते हैं विंड एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, तो आपने जब देखा होगा कि कड़ी बड़ी ज़्यादा हवा चल रही है, पत्ते अपने साथ उड़ा कर जा रहे हैं, बड़ी ज़्यादा जब स्टॉर्म आ जाते हैं तो इवन के पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ देती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विंड, बहुत ज़्यादा फास्ट जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर चलती है। तो अगर हम विंड की बात करें तो उसको डायरेक्टली जो 3 टाइप्स में है डिवाइड किया गया हुआ है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड द लोकल विंड्स। नाम समझ के आप समझ गए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, द ट्रेड परमानेंट विंड की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा आती है? सबसे पहले ट्रेड विंड्स आती है, फिर वेस्टर्लीज आती है, फिर ईस्टर्लीज आती हैं। और द परमानेंट विंड्स दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो पूरे साल ना ये एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं, तो इनको बोलते हैं परमानेंट विंड, तभी तो उनका नाम है परमानेंट विंड्स। ठीक है, जब हम आगे जाके ज्योग्राफी में और इसका कंसेप्ट जब परमानेंटली इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बट अभी हमारे यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न नहीं देना चाहता। चलो ठीक है, सीजनल विंड्स जैसे आपका नाम समझ के एक सीजन में चलेंगे पर्टिकुलर। ठीक है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया साउथ वेस्ट। अच्छा, सो यहाँ पर सीजनल विंड्स की क्या बात कीजिए? सीजनल विंड्स अगर लटको ला हमारा ये आ गया इंडिया का साउथ वाला पर्सन। ठीक है, तो सर्दियों में हमने क्या बताया कि मानसून कैसे चलता है? मानसून जो है यहाँ से देखो ये वाली विंड्स की ये मौसम के टाइम और यहाँ से हिमालय से टकरा के वापस आ जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, सो सीजन एक सीजन में यहाँ से ऊपर जा रही थी, दूसरे सीजन में वहाँ से नीचे आएंगे। ठीक है, सो आगे सीजनल विंड्स सीजन के अनुसार अपने डायरेक्शन बदलती हैं। नेक्स्ट क्या है? लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम डे और ईयर इन स्मॉल लाइट लैंड एंड सी ब्रीज द हॉट मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड द विंड सिस्टम एंड ड्राई कोल्ड विंड्स इन द नॉर्थ इज कॉल्ड बी। अच्छा, सो एक ऐसे लोकल विंड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पूरे साल में एक टाइम के पीरियड की बात करो। अगर आप बात करो नॉर्थन इंडिया की, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करो तो गर्मियों में सबसे क्या बोलते हैं? लू चलती है। बाहर आगे जाओ तो ऐसा लगता है कि मतलब खत्म हो जाएंगे, इतनी गर्म हवा चलती है ना, ऐसा लगता है कि क्या बोले कि सारी स्टोर करके सर्दियों के लिए रख लो। लू जैसे आपको तो ब्लोअर चलाते हो ना जब सर्दियों में, गर्मियों के लिए गर्म हवा आती है मुंह पे, वैसी आती है। सो ये लू है जो है गर्मियों का टाइम में चलेगी। आपको क्या लगता है जब दिसंबर नवंबर से हम लोग तो तब भी होगी ये? नहीं, क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर पीरियड लोकल विंड है। सो जैसे गर्मियों के समय ही चलती है, तो वो वाली विंड जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की वजह से वो वेदर जिनको अफेक्ट करता हो तो उसको बोलते हैं लोकल विंड्स। ओके, मॉइस्चर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आपने बड़ी बार सुना होगा। कंटिन्यूसली वाटर वेपर्स water evaporates from land and other water bodies. It is powered by solar energy. This invincible amount of water vapor present in the atmosphere is called humidity. So moist नमी आपको बोल सकते हो ना। अगर लेट को एक हमारी वाटर बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर सन जो कॉन्स्टेंटली इसको जो है इफेक्ट कर रहा है, जो कॉन्स्टेंटली इसको जो है हीट करता है, और हीट की वजह से जब ये पानी जो है इवेपोरेशन के प्रोसेस से जब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है लिक्विड से, ठीक है, जो ये पानी ऊपर आता है तो हवा में मिल जाएगा, तो हवा में नमी आ जाएगी क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है, तो इसको बोलते हैं मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, समझे? तो मतलब पानी में नमी आ गई है। ह्यूमिडिटी इज हाई ड्यूरिंग समर एंड लो ड्यूरिंग विंटर, ऑब्वियसली क्योंकि गर्मियों के समय पे जो है सूरज की जो गर्मी हो तब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, तो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी तो पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा, और पानी इवेपोरेट होगा तो ज़्यादा जो है एयर जो है जो हवा चल रही है अपने साथ जो है मॉइस्चर लेके जाएगी, क्योंकि जो इवेपोरेशन कहाँ पर होगा? यहाँ से जो पानी उठ के जाएगा इवेपोरेशन कहाँ हो जाएगा? ऊपर से आसमान में जाएगा, और आसमान में क्या है? एयर है, तो एयर में ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगी। तो समर्स में ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, गर्मियों में सर्दियों में कम होती है, क्योंकि सर्दियों में आपको पता ही जो है अर्थ पे जो है अर्थ जो सन की रेज़ इतनी ज़्यादा स्ट्राइक नहीं कर पाती है। ओके, on a humid day our clothes take longer time to dry and we see uncomfortable when humidity is high। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे उस दिन कपड़े ज़्यादा अब छत पे सो गए थे, इतने सूखे नहीं होते, तो ठंडी हवा ठंडी धूप होती है उस दिन। ठीक है, when water vapor rises and it starts cooling it's called condensation। ठीक है, जब वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, जो पानी में से जब इवेपोरेट होकर जो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे, और जब वो ऊपर गर्म तो हो गए, जब ऊपर जाकर ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ रहे हैं तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो इस जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लाउड्स बन जाएंगे ना, ऑब्वियसली। Clouds are just masses of such water droplets. When the droplets become heavy and float in the air, they fall down and precipitate। जब यहाँ से इकट्ठा होते जाएंगे, जब यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं संभाला जाएगा, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जो इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, जो और जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, सारे मिल जाएंगे, तो ये क्या है? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर साइकिल का जो है एक नमूना इन्होंने पेश किया हुआ है, एक वाटर साइकिल का जो एक बार बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि देखो यहाँ पर जब पानी गर्म होगा इवेपोरेशन बोलेंगे, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, इकट्ठा होगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, जो सारे वाटर वहाँ पर मिलके, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोल जाएंगे। चलो ठीक है, कल खत्म। ओके, सो प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे रेन, स्नोफॉल, फॉग, मिस्ट, स्लिट और हेल। सो ये टाइप्स हैं रेनफॉल की।
गाइस नेक्स्ट लास्ट में हमारा ड्यूनो का एक वापस से कंसेप्ट है, हम देखते हैं इसको क्या है। वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर एंड क्लाइमेट को गाइस ये तरह बताया हुआ, आप अच्छे से पढ़ लेना। सो वेदर और क्लाइमेट में आपको फर्क इतना बताता हूँ। वेदर वो देखो क्लाइमेट। सो वेदर होता है डे टू डे, ठीक है, हर दिन के अनुसार, महीने के अनुसार, हफ्ते के अनुसार, साल के अनुसार आपका जो है वेदर डिपेंड करता है, ठीक है। लेट लो अगर आप नॉर्थ की बात करो तो ठंडा ही रहता है मैक्सिमम, होता है ना कि हिली एरिया में जाओ, क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर है ठंडा रहेगा। आज की बात करूँ तो अगर हम अभी की बात करूँ तो अभी सुबह सुबह बारिश हो रही थी, ठीक है। अभी के समय को अभी के शाम के 7:30 हुए हैं, लेकिन अभी तक 4 बजे तक 3 से 4 बजे तक जो बारिश हुई थी, लेकिन अभी फिर से वापस जो है वापस नॉर्मल टाइम हो गया, फिर वापस जो है अभी ठीक हो गया हुआ है। सुबह धूप थी, ठीक है, सनलाइट थी दिन के टाइम। सो ये आज के दिन के जो है तीन टाइम जो 3 चेंजेस आई हैं, तो इसको बोलते हैं वेदर। वेदर जो कि समय एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है। वाइल एज अगर आप बात करो क्लाइमेट की, तो अगर आप बात करो राजस्थान की बात करो, अंटार्कटिका की बात करो, तो अंटार्कटिका का क्लाइमेट क्या है? वहाँ अंटार्कटिका का क्लाइमेट हमेशा जो है क्या ठंडा ही क्लाइमेट रहेगा वहाँ पर, क्योंकि जो बर्फ ही बर्फ है। तो क्लाइमेट जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सदी के लिए, ठीक है, साल 10 साल 20 साल लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है जब हम किसी वेदर को पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। अब जब हम न्यूज़ टीवी में खबरें देखते हैं तो वो वेदर रिपोर्ट बताते हैं, याद है, हमने कभी क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं बताएंगे, वेदर रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि वेदर रिपोर्ट जो है डे टू डे बदलती रहती है। ओके नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो मैंने पहले बताया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द लैंड एंड वाटर है हीटेड बाय द सोलर एनर्जी, आफ्टर बीइंग हीटेड बोथ लैंड एंड वाटर रेडिएट्स हीट बैक टू द एटमॉस्फेयर, द आउटगोइंग हीट में बी लॉक्ड इन द बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंट, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीटिंग विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो जब अर्थ की जो सूरज की किरणें आती हैं अर्थ में, और अर्थ में जब वो ट्रैप हो जाती हैं, और अर्थ जब उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो अर्थ जब उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, CO2 है, वाटर वेपर है, डस्ट है, उसको जो है ट्रैप कर लेती है और वो यहीं पर रह जाती है। वो जो गर्मी है और जब यहाँ पर रह जाएगी तो क्या करेगी? और वैसे जो हमारी अर्थ की जो है सरफेस है उसको जो है अफेक्ट करेगी, गर्म कर देगी, और इस अर्थ के जो इस हीट की वजह से जो हमारी अर्थ जो अफेक्ट हो रही है, जो गर्म हो रही है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप सबको समझ आएगी होगी गाइज। तो हमारे बेसिक जो टॉपिक है जो आपको तक समझ नहीं आता, कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट हो रहा है। उम्मीद है अगर आपको पसंद आएगी तो आप मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसे आपको लग रही है सीरीज। थैंक यू एंड बाय बाय।